नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, डेयरी सेक्टर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। देश में दूध का उत्पादन बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंचा। 4 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में 50 देशों के 1500 प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लिया हिस्सा। कहा, करीब 50 साल बाद हो रहा है सम्मेलन। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डेयरी सेक्टर में हुई तरक्की। गोवर्धन योजना की भी हुई शुरुआत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के अमरेली में सहकार सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करने के लिए बनाया सहकारिता मंत्रालय। इसके माध्यम से देश के करोड़ों किसानों को समृद्ध बनाने का किया जा रहा है काम। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बैतालपुर में ड्रोन डिमॉन्स्ट्रेशन कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, ड्रोन तकनीक के उपयोग से किसानों को खेती करने में होगी सुविधा। प्रदेश सरकार ड्रोन तकनीक के बहुआयामी उपयोग के लिए कर रही है ठोस प्रयास। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी की जारी। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने 17 से 18 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की जताई आशंका। मछुआरों को समुद्री तटों से दूर रहने की सलाह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इस साल के अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 4 दिन तक चलने वाला IDFWDS 2022 सम्मेलन 12 से 15 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें दुनिया के और भारतीय डेयरी हितधारक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें उद्योग जगत के लीडर, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता शामिल हैं। ये सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है। इस तरह का पिछला सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में डेयरी सहकारिता का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। भारत के डेयरी सेक्टर की यूनिकनेस आपको अन्य जगह पर शायद ही कभी कहीं मिल जाए। आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती हैं और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर में महिला शक्ति की भागीदारी उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार महिलाएं हैं। भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है,
जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। पीएम मोदी ने अभी हाल में बड़ी संख्या में पशुओं में देखी गई लंपी वायरस की बीमारी का जिक्र करते हुए बताया कि विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें दुग्ध उत्पादन और इससे जुड़ी तकनीक का प्रदर्शन किया गया था। पीएम मोदी ने विशेषज्ञों से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हो रहे नवोन्मेष के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि ये सम्मेलन करीब 50 साल बाद हो रहा है और 1974 में जब ये सम्मेलन हुआ था तब हमारा दूध का उत्पादन 23 मिलियन टन था और आज जब हम इस सम्मेलन को कर रहे हैं तो 220 मिलियन टन यानी 10 गुना दूध की वृद्धि हुई है। एक करीबन 50 साल के बाद जब समिट हो रहा है और जब 1974 में ये समिट यहाँ हुआ था तब हमारा दूध का प्रोडक्शन 23 मिलियन था और आज जब हम इस समिट को कर रहे हैं तो 220 मिलियन टन यानी कि 10 गुना दूध की वृद्धि। और आपका जो स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत का, जो 74 में दूध उत्पादन हो रहा था वो हमारी मांग के अनुरूप में कम था और आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि देश में 8 करोड़ परिवार दुग्ध उत्पादन से जुड़े हैं। आजादी के बाद पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस विभाग को स्वतंत्र बना दिया और इसके लिए 3 गुना अधिक बजट भी आवंटित किया। हमारे देश में 8 करोड़ परिवार इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो दूध उत्पादन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश में जो दूध उत्पादन होता है उसका मूल्य है 9.5 लाख करोड़। इतने मूल्य का दूध उत्पादन हम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस अवसर का मौका लेते हुए ये जरूर बताना है कि आजादी के बाद हमारे देश के पशुपालन क्षेत्र को हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा जो ऐतिहासिक गिफ्ट दी गई है, एक तो इस विभाग को स्वतंत्र बना दिए, स्वतंत्र बनाकर 3 गुना बजट एलोकेशन कर दिया। ये विभाग के तौर पे हुआ, मगर देश के पशुपालन क्षेत्र में पूरे देश के पशुपालकों के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट 4000 मंजूर करके भारत सरकार की ओर से देश के पशुओं की हेल्थ के लिए सबसे बड़ा इंटरवेंशन हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ। पुरुषोत्तम रूपाला ने देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डेयरी सेक्टर में हुई तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई है। डेयरी की जब भी चर्चा होती है तो उसमें दूध ही आता है, दूध और दूध के रिलेटेड और चीज, माखन, घी वगैरह की बात होती है। अब आपके नेतृत्व में और आपके विजनरी मार्गदर्शन में गोबर में से भी
प्रोडक्टिविटी करके गोबर को भी क्रय करके उसका भी आमदनी किसानों को कैसे मिले, इनके लिए गोबर्धन योजना भारत में पहली बार आपके नेतृत्व में चल पड़ी है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के अमरेली में सहकार सम्मेलन अमरेली जिले की प्रमुख सहकारी संस्थाओं की एजीएम को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के कॉन्सेप्ट को देश के सामने रखने और इसके लिए सहकारिता मंत्रालय बनाकर देश के करोड़ों किसानों को समृद्ध बनाने का एक नया प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सहकार का मतलब है साथ आना, साथ सोचना, साथ में संकल्प लेना और साथ में संकल्प की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करना। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्राथमिक किसान मंडलियों और सेवा सहकारी मंडलियों का कंप्यूटराइजेशन करके इन्हें जिले, राज्य और नाबार्ड के साथ जोड़ने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आज 65,000 पैक्स हैं और हमने लक्ष्य रखा है कि इस संख्या को 5 साल में 65,000 से बढ़ाकर 3 लाख किया जाएगा और पैक्स बनाने का कार्यक्रम इसी वर्ष दिसंबर माह से प्रारंभ होगा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर भी खासा जोर दिया है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे देश और दुनिया भर के लोगों का स्वास्थ्य सुधारेंगे और किसानों को भाव भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन इन उत्पादों के सर्टिफिकेशन के लिए हमने अमूल और अन्य 5 सहकारी संस्थाओं को मिलाकर एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का निर्णय किया है, जो देश के हर राज्य में लेबोरेटरी बनाएगी और वहां किसानों के खेतों की मिट्टी और उसका परीक्षण कर अमूल ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन लगाकर मुनाफा सीधे किसान के खाते में जमा हो जाएगा। इसके अलावा ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज बनाने के लिए भी हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। आज दुनिया भर में कृषि उपज के बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं, लेकिन किसानों और मंडलियों को इसका लाभ मिलने की व्यवस्था नहीं है। ये सारा मुनाफा बड़ी बड़ी कंपनियां ले जा रही हैं, इसीलिए हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि लगभग 1,350 किसानों को भंडारण के लिए गोदाम बनाने के लिए लोन दिया गया है। 70,000 किसानों को रुपए क्रेडिट कार्ड दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब गुजरात के सौराष्ट्र में दुग्ध उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ता था क्योंकि उस समय सहकारी डेयरी नहीं थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सौराष्ट्र की सभी डेयरियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं और हमारी बहनों को उनका पैसा मिल रहा है। 2002 में अमर डेयरी में 2500 लीटर दूध प्रोसेस होता था, लेकिन आज 1,25,000 लीटर दूध यहां प्रोसेस हो रहा है। 2002 में मोदी साहेब જ્યારે મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારે 2500 લીટર દૂધ પ્રોસેસ થતું હતું। કેટલું થતું હતું જરા ફરીવાર બોલો, કેટલું થતું હતું? 2500 લીટર અને આજે 1,25,000 લીટર दूध प्रोसेस થાય છે મિત્રો। 1,25,000 લીટર, ક્યાં 2500 લીટર અને ક્યાં 1,25,000। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बैतालपुर में ड्रोन डिमॉन्स्ट्रेशन कार्यक्रम के दौरान कहा कि ड्रोन तकनीक के उपयोग से किसानों को खेती करने में सुविधा होगी। कृषि से संबंधित कई ऐसे कार्य जिन्हें करने में पहले कई दिन लगते थे, उन्हें अब ड्रोन की मदद से कुछ ही मिनटों में कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ड्रोन तकनीक के बहुआयामी उपयोग के लिए ठोस प्रयास कर रही है। सरकार ड्रोन से उर्वरक के छिड़काव से लेकर विकास और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के कार्यक्रम की सतत निगरानी कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि डिजिटल रूप से संचालित कृषि समय की आवश्यकता बनती जा रही है। अनाज में धान, गेहूं, बाजरा, जौ उत्पाद में अग्रणी उत्तर प्रदेश खेती में ड्रोन की कई तरह से उपयोग की बहुत बड़ी गुंजाइश है। राज्य में सरसों, अलसी, तिल, मूंगफली, चना, मटर, मसूर और अरहर बहुतायत में उगाए जा रहे हैं। अब कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लाभों को देखा जा सकता है और विश्व में हो रहे तकनीकी बदलाव को अनुभव भी कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि ये ड्रोन तकनीक न केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी बल्कि श्रम की कमी को भी हल करेगी, साथ ही मिट्टी और पर्यावरण को बचाने में भी मदद करेगी। शाही ने कहा कि ड्रोन तकनीक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों की आय को दोगुना करने की प्रतिबद्धता को पूरी करने में मदद करेगा। ये तकनीक फसलों को कीड़ों, मक्खियों और टिड्डियों से बचाने के अलावा छिड़काव की लागत को कम करके उनकी आय में वृद्धि करेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि ड्रोन छिड़काव से किसानों को केवल 7 मिनट में 1 एकड़ खेत में स्प्रे करने में मदद मिल सकती है, जो श्रम लागत को बचाने और किसानों की दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकता है। ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम के दौरान 400 किसानों को इस नई तकनीक से परिचित कराया गया। उत्तर प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 3 माह का प्रशिक्षण देने जा रहा है। 16 सितंबर से शुरू होने वाले इस प्रशिक्षण के लिए प्रयागराज, सहारनपुर और बस्ती का चयन किया गया है। शासन की मंशा है कि मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक तरीके से कराकर किसानों की आय बढ़ाई जाए। ये एक अतिरिक्त आय का साधन भी है। इस संबंध में निदेशक R.K. तोमर ने बताया कि मधुमक्खी पालन अनुपूरक कृषि उद्यम के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खियां प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के दैनिक जीवन से लेकर उनकी आर्थिक आय बढ़ोतरी में सहायक हैं। उन्होंने बताया कि मधुमक्खियों से शहद उत्पादन के साथ साथ फसलों में घर परागण से पौधों की जीवितता एवं उत्पादन में वृद्धि होती है तथा पर्यावरण संतुलन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि के साथ साथ अन्य ऐसे अनुपूरक व्यवसाय अपनाए जाने की आवश्यकता है जिसमें कम भूमि एवं कम पूंजी की जरूरत हो। मधुमक्खी पालन को अनुपूरक कृषि उद्यम के रूप में अपनाकर कम पूंजी और कम समय में अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को अपने निकटतम सुविधा अनुसार संयुक्त निदेशक औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर, संयुक्त निदेशक औद्यानिक प्रयाग प्रशिक्षण केंद्र बस्ती एवं अधीक्षक राजकीय उद्यान प्रयागराज से संपर्क कर निर्धारित प्रारूप पर 16 सितंबर तक आवेदन कर मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में पुरुष एवं महिलाएं सभी वर्ग के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इस महीने की 17 और 18 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की नई आशंका को देखते हुए उड़ीसा में अधिक वर्षा होने का अनुमान है। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे संकट की स्थिति से निपटने को तैयार रहें। मौसम विभाग ने मछुआरों को भी सलाह दी है कि वे उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्यवर्ती बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल तटों से समुद्र में न जाएं। इस दौरान समुद्र की स्थिति खराब रहने का अनुमान है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। राजस्थान में कपास के खेत में सिंचाई करते रहें। वहां ग्वार के खेत में सिंचाई कर लें। इसी तरह मूंग के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान किन्नू की रोपाई करें। किन्नू के बागों से खरपतवार निकालें। इस समय प्याज की रोपाई कर लें। यही टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसके अलावा लाल मिर्च की भी रोपाई करें। लाल मिर्च के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। साथ ही फूल गोभी की रोपाई करते रहें। यहाँ किसान पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। राजस्थान में बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत में निराई और गुड़ाई करें। अभी मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। गुजरात में धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ धान के खेत में निराई करें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। वहाँ कपास के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। किसान सोयाबीन के खेत में निराई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर की रोपाई करें। गुजरात में लाल मिर्च की रोपाई कर लें। लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। किसान केले के खेत में सिंचाई कर सकते हैं।
इसके अलावा पपीते के बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। गुजरात में मूंग की कटाई करने का समय उपयुक्त है। किसान बैंगन के खेत की उचित देखभाल करते रहें। इस समय अरंडी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में नई दिल्ली में भारतीय सेना लॉजिस्टिक्स सेमिनार का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर मौजूद रहे। इसके अलावा सेमिनार में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए आमिर मागरे के शव को अंतिम संस्कार करने के लिए कब्र से निकालने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने कहा कि मृतक को धार्मिक रीतियों के मुताबिक ही दफनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने परिवार को 5 लाख रुपए देने और कब्र पर प्रार्थना करने की अनुमति को बरकरार रखा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में अब हम भारत पर 200 साल राज करने वाले ब्रिटेन को पछाड़कर अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर अलग से आंकड़े जुटाने की मांग वाली याचिका पर आदेश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि NCRB सेक्सुअल अब्यूज के मामलों के आंकड़े देता है और हर मामले में ऐसे अपराधों में फ्री इंटरनेट एक्सेस को अपराध की वजह बता पाना बहुत कठिन है और ये व्यवहारिक भी नहीं है। गोवा सरकार ने सोनाली फोगाट मौत मामले की जांच CBI को सौंपने का फैसला किया है। गोवा पुलिस अब केस CBI को हैंडओवर कर देगी। गौरतलब है कि सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच CBI से करवाने की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने JMM नेता और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। लोकपाल ने 2020 में दायर की गई एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिबू सोरेन को नोटिस जारी किया था।
9 सितंबर को शुरू हुए देशव्यापी पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। देश में अब तक 1667 लोग और संस्थान टीबी मरीजों को गोद लेकर निश्चय मित्र बन गए हैं। इन निश्चय मित्रों में 248 एनजीओ, 106 संस्थान, 62 कॉर्पोरेट, 24 जनप्रतिनिधि, 24 पॉलिटिकल पार्टी, 15 कोऑपरेटिव और 164 अन्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में हुई एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब कोरबा जिले के मढ़ई घाट के पास यात्रियों को ले जा रही बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई। कोविड महामारी के खिलाफ शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 215.26 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 30,76,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,221 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 5,975 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।